नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस दैनिक क्विज में देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे प्रश्न हैं। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि अगर आपको कोई भी यूपीएससी संबंधित प्रश्न है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको भर दीजिए। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी की तरफ से आपको कॉल आएगा, जहां पर आप 1-to-1 सेशन में अटेंड कर सकते हो और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न, हिम तेंदुए यानी कि स्नो लेपर्ड के बारे में आपके सामने कुछ कथन दे रखे हैं। कौन से कथन यहां पर सही हैं? हिम तेंदुआ आईयूसीएन की संकटाग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में वल्नरेबल यानी कि सुभेद्य श्रेणी में है, जिसकी अनुमानित वैश्विक आबादी 4000 से 7500 के आसपास है। हिम तेंदुओं के लिए संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम 1985 में दार्जिलिंग जू में शुरू करा गया था। दार्जिलिंग जू 2007 से देश में हिम तेंदुओं के लिए समन्वय चिड़ियाघर यानी कि जो सेंट्रलाइज्ड होता है उसके लिए काम करता है। दार्जिलिंग जू में दुनिया के सबसे अधिक हिम तेंदुओं की संख्या है, जो है 14। ठीक है, चलो इस वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न को लगाने का प्रयास करिए। अब मैं आपको बताता हूं, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। एट 14 दार्जिलिंग जू नाउ हैज वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन कैप्टिविटी। अब यहां पर आप देखोगे 14 जो यहां पर लेपर्ड है, उसमें से 7 मेल्स हैं और 7 फीमेल्स हैं। जो दार्जिलिंग जू है उसका नाम भी आपको याद रखना है, उसको बोलते हैं पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। पहले इसका नाम हिमालयन जूलॉजिकल पार्क था। अब पद्मजा नायडू जो है वो वेस्ट बंगाल की गवर्नर थी, तो उनके नाम से इंदिरा गांधी के कार्यकाल में यहां पर इस जू का नाम चेंज कर दिया गया। उसी तरीके से आप देखोगे कि जब कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम जो होता है वो 1985 में लॉन्च करा गया था और 1989 में पहली बार यहां पर बर्थ देखा गया था स्नो लेपर्ड का। इसी के साथ साथ आपको एक फैक्ट और ध्यान रखना है कि दार्जिलिंग जू जो है वो कोऑर्डिनेटिंग जू की तरह काम करता है स्नो लेपर्ड के इंडिया में। अब यहां पर आप देखो, जो स्नो लेपर्ड जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, इसकी पूंछ आपको देखने को मिलेगा कि कभी कभी इनकी बॉडी से भी काफी ज्यादा लंबी होती है। इनकी बॉडी में फर होते हैं जो इनको ठंड वगैरह से बचाते हैं। जो इसके पंजे होते हैं वो गूदेदार होते हैं, जिससे कि बर्फ पर आसानी से ये चल लेता है। जब हिम तेंदुए की बात करते हैं तो इसका एक लेटेस्ट करंट अफेयर था कि किर्गिस्तान देश ने अपना राष्ट्रीय सिंबल इसको बना लिया है। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पशु है, पाकिस्तान में इसको राष्ट्रीय धरोहर के नाम से जाना जाता है। और प्लस अगर आप लद्दाख की बात करो तो वहां पर हेमिस एक जगह है, तो हेमिस को दुनिया में स्नो लेपर्ड की वैश्विक राजधानी इसको बोलते हैं, ग्लोबल कैपिटल। ठीक है, ये चीज आपको इसके बारे में जाननी है। अब अगर इनके हैबिटेट की बात करें तो जाहिर सी बात है ऊंचाई पर रहना पसंद है, जहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो पहला वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। तो इस वजह से यहां पर चारों स्टेटमेंट सही है, तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी 4। दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारत में अंगदान यानी कि जो ऑर्गन यहां पर दान करे जाते हैं, निम्नलिखित कथनों पर उसके बारे में विचार करना है। कौन से कथन सही हैं? अंगों के लिए भुगतान की पेशकश करना या भुगतान के बदले आपूर्ति करना, इस बारे में बातचीत करना, विज्ञापन जारी करना, अंगों की आपूर्ति के लिए व्यक्तियों की तलाश करना, या झूठे दस्तावेज तैयार करने में इस तरीके का अगर कोई भी फ्रॉड होता है तो उसमें 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय उसने राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण के जो दिशा निर्देश हैं उसमें संशोधित करा था कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग होते हैं वो दाताओं से अंग प्रत्यारोपण के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अंग की आवश्यकता वाला रोगी व्यक्ति अपने निवास स्थान के बजाय अपने मतलब जो उसका निवास स्थान है उसी राज्य में पंजीकरण करा सकता है। फॉर एग्जांपल कोई यूपी का व्यक्ति है तो अगर उसे कोई भी ऑर्गन डोनेशन करना है या ऑर्गन लेना है तो वहां पर ही रजिस्ट्रेशन कराएगा, यूपी में ही। वीडियो को पॉज करके इसको लगाने का प्रयास करिए। अब देखिए यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट है, उसने ऑर्गन ट्रांसप्लांट के ऊपर एक अपना निर्णय दिया है कि जो इनका टाइम होता है 6 से 8 वीक में, ये पूरा जो प्रोसेस होता है इसको यहां पर कंप्लीट करने की बात करी जा रही है फ्रॉम लिविंग डोनर्स की। इस वजह से ये न्यूज चर्चा में आ गई। अब जब भी हम लोग अंग प्रत्यारोपण की बात करते हैं तो उसका जो एक्ट है, और वो एक्ट कौन सा है, 1994 का। 1994 की अगर बात करेंगे तो यहां पर जो एक्ट काम करता है उसी को क्या बोलते हैं, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994। तो इसी में बात करी जाती है अंग के भंडारण की, अंग का जो प्रत्यारोपण होता है इसके लिए दिशा निर्देश जारी करे जाते हैं। कॉमर्शियल पर्पस से इसको बैन करा गया है। तो अब यहां पर यह चीज जानने वाली है। दूसरा, इसमें समय समय पर संशोधन भी हुआ है। तो जैसे 65 वर्ष की जो आयु है उसकी सीमा को यहां पर हटाया गया। उसके अलावा यह भी चीज बोली गई है कि जो निवास स्थान की शर्त होती है, उस निवास स्थान की जो शर्त है उसको भी यहां पर रिलीज कर दिया गया। तो कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति जो है
उस किसी दूसरे राज्य में भी, अगर वो आदिवासी किसी दूसरे राज्य का है तो कहीं भी दूसरे राज्य में जाकर वो पंजीकरण करा सकता है। तो इस हिसाब से पहला वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, बट तीसरा वाला स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा। तो यहां पर बेस्ट ऑप्शन होगा बी, कोई भी दो। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। अब ये न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है उससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं, कौन से कथन सही हैं। जो हमारा एमएसपी है वो कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि सीएसीपी शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं, ये रिकमेंडेशन कुछ करते हैं, सिफारिशों पर आधारित है, जो उत्पादन लागत, मांग, आपूर्ति, बाजार मूल्य में क्या रुझान चल रहा है, क्या रेट्स इसके चल रहे हैं, अंतर फसल मूल्य समानता, इन कारकों पर विचार करके सिफारिश करता है। सीएसीपी जो है वो 22 यहां पर जो मैंडेट क्रॉप्स होती हैं उनके लिए एमएसपी निकालता है, और केवल गन्ने के लिए यहां पर एफआरपी निकाली जाती है। जो यहां पर मैंडेट क्रॉप्स होती हैं उसमें रबी की 14 फसलें हैं, खरीफ की 6 फसलें और 2 फसलें वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं। इसको लगाने का प्रयास करिए। अब यहां पर देखेंगे आप, इंडियन एक्सप्रेस में भी ये आर्टिकल आया था इनकम वर्सेस प्राइस सपोर्ट का। अब आप देखोगे यहां पर कि एमएसपी को लेके जो किसान आंदोलन आपने देखा तो उसमें मुख्यतः 3 बिल के ऊपर चर्चा हो रही थी, बट वहां पर यह बात करी जा रही थी कि एमएसपी को लीगल राइट बना दिया जाए। एमएसपी का मतलब क्या होता है कि सरकार यदि कोई फसल खरीदेगी तो वो इतना फिक्स प्राइस कर देगी कि उसी प्राइस पे लिया जाएगा किसानों से। तो हालांकि जो 22 फसलें निकाली जा रही है उनके एमएसपी होते हैं, बट कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि सरकार जो है वो सारी 22 फसलें किसान से नहीं खरीदती, उसमें कुछ ही सेलेक्टिव फसलें खरीदी जाती हैं। तब इस केस में ये बोला जा रहा है, किसानों की डिमांड है कि इसको लीगल अधिकार एक बना देना चाहिए, लीगल कर देना चाहिए कि अब जितनी के लिए हम एमएसपी निकाल रहे हो उतना आप फिक्स खरीदोगे ही खरीदोगे। ठीक है, तो अब अगर यहां पर ध्यान दो तो यहां पर जो पहला वाला कथन है एकदम सही है, क्योंकि जो ये आपका सीएसीपी है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत, तो यही रिकमेंडेशन देता है। उसके अलावा ये 22 फसलों के अधिविष्ट फसलें होती हैं उनके लिए निकाला जाता है। यहां पर देखो रबी की ना 6 फसलें होती हैं, खरीफ की 14 फसलें होती हैं। ये आपका फिगर रिवर्स हो गया, इस वजह से थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहां पर बेस्ट आंसर हो जाएगा बी, कोई दो। चौथा स्टेटमेंट देखिए, भारतीय और ब्रिटिश रॉयल नेवी के बीच में वार्षिक समुद्री अभ्यास का क्या नाम है। बहुत बेसिक, इंपॉर्टेंट और स्टैटिक प्रश्न है, इसको करने का प्रयास करिए। अब यहां पर यूके जो है वो अपने नेवी शिप्स इंडियन ओशियन में इस साल भेजेगा। हमारे डिफेंस मिनिस्टर की यात्रा है यूके की, तो वहां पर इस तरीके की बातचीत हो रही है कि यहां पर देखोगे आप कि इंडियन ओशन रीजन में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जो है वो 2025 में यहां पर आएगा इंडियन नेवी के साथ एक्सरसाइज करने। तो ये सारी चीजें यहां पर हो रही हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि भारतीय और ब्रिटिश रॉयल नेवी के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है कोंकण। कोंकण की जब बात करते हैं तो पहली चीज तो ये नेवल एक्सरसाइज है, दूसरा 2004 से ही ये एक्सरसाइज हम और यूके साथ में करते हैं। ठीक है, 2013 का प्रश्न है, अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप यहां पर कई सारे आविश होते हैं जिनका उत्पादन होता है, जिन्हें एफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा ये नष्ट नहीं होते हैं। तो एफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं, ये आपके सामने ऑप्शन है। अब जो एफ्लाटॉक्सिन है इसके बारे में आपको पता होगा कि दूध में भी इनकी जो मिलावट होती है इसकी भी शिकायतें सामने आई थी। तो इससे बेसिकली होता क्या है, इनको कैंसर उत्पन्न करना भी इनके अंदर एक गुण होता है कि इससे कैंसर हो सकता है। अब जो बच्चे वगैरह होते हैं उनके अंदर वेस्टिंग की जो प्रॉब्लम देखी जाती है वो भी यहां पर देखने को मिलती है। वेस्टिंग के अलावा आप देखोगे कि जैसे यहां पर मृत्यु भी होती है। ठीक है, अल्टीमेटली अगर इसकी एक लिमिट सेट करी गई है डब्ल्यूएचओ ने, डब्ल्यूएचओ की ये लिमिट याद रखिएगा कि 1 ग्राम प्रति किलो, 1 mg, ग्राम तो बहुत हो गया, 1 mg 1 मिलीग्राम प्रति केजी से ज्यादा अगर एफ्लाटॉक्सिन किसी खाद्य पदार्थ में है और इसका रेगुलर कोई व्यक्ति सेवन करता है तो फिर वहां पर मृत्यु के केसेस भी सामने आते हैं। इसके अलावा आप यहां देखोगे पीलिया, सुस्ती और मितली जैसी बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। बच्चों में बौनापन भी यहां पर देखने को मिलता है। तो एफ्लाटॉक्सिन मतलब इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो अगर इसमें ऑप्शंस में हम आपने देख लिया होगा तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फफूंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आज का तथ्य देखते हैं, गणतंत्र दिवस परेड की झांकी को लेके है। अब यहां पर देखो हाउ रिपब्लिक डे जो झांकियां होती हैं वो सेलेक्ट कैसे होती हैं। अब यहां पर न्यूज क्यों है, दिल्ली, कर्नाटका, पंजाब, वेस्ट बंगाल। हालांकि पंजाब की न्यूज आपने पहले भी सुनी होगी कि इसकी झांकी को यहां पर सरकार के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। खैर, हमारे लिए ये पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि रिपब्लिक डे में जो झांकियां आप देखते हो
उनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। तो उनका सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए कैसा होता है। पहली चीज तो आपको यह जानना होगा कि कौन सा मंत्रालय भारत में ऐसा है जो ये सारा काम करता है। तो वो काम किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास, हमारे रक्षा मंत्रालय के पास इस पूरे समारोह का, परेड की जिम्मेदारी होती है। अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होती है ये बाकायदा एक कमिटी का निर्माण करती है। उस कमिटी में आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए लोग होते हैं और वो कमिटी बताती है कि कौन कौन सी झांकियां हम वहां पर परेड में दिखाएंगे। उसका एक प्रोसेस होता है। अब जैसे यहां पर जो झांकियां होती हैं, जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, सरकारी विभाग हैं, ये सब अपना अपना प्रपोजल भेजते हैं। अपने प्रपोजल में ये बताते हैं कि पूरा अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि हम क्या क्या चीजें रखेंगे। तो अब ये जो समिति है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बनाई है, इस समिति के पास जब ये प्रपोजल जाता तो आप देख रहोगे स्टेज 1 लिखा हुआ है। इसमें क्या करा जाता है, जो भी इनके स्केचेस वगैरह होते हैं, इनकी थीम होती है, उसको ये लोग देखते हैं, अच्छे से एनालाइज करते हैं। बेसिकली हमें यहां पर करना क्या होता है, जैसे भारत का गणतंत्र दिवस की हर वर्ष की थीम होती है, तो इस वर्ष की थीम क्या है? विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया, या भारत लोकतंत्र की मैत्रिका, यानी कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो आपको अगर अपनी झांकी यहां पर परेड में शामिल करनी है तो आपकी झांकी का जो थीम है वो भी भारत की जो थीम होती है इससे मिलता जुलता होना चाहिए। उसका अर्थ भी कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता होना चाहिए। प्लस जहां जो भी आप झांकी निकाल रहे हो उसमें अगर म्यूजिक है, अगर आपने कोई पेंटिंग बनाई है, कुछ भी ऐसा करा है तो बहुत सरल होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए, आसानी से समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि आप हर चीज लिख के बता रहे हो, वो झांकी आपके सामने से निकलेगी और आप उसका अर्थ समझ लोगे। तो यहां पर यह कमिटी इन सब आधारों पर जज करती है और प्रपोजल को रिफ्यूज भी कर सकती है, या फिर प्रपोजल में बोल देगी कि आप एक काम करिए, हम जो संशोधन बता रहे हैं आप उस हिसाब से संशोधित करिए। तो उस हिसाब से संशोधित करके आप दोबारा उनके पास प्रपोजल लेके जाते हो। तो ऐसे कई सारे स्टेजेस के बाद जाकर ये सिलेक्शन होता है और फिर परेड में आप देखते हो वो झांकियां निकलती हैं। इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और ये जो कमिटी बनाती है उसमें कल्चर से संबंधित, आर्ट से संबंधित लोग उसमें होते हैं। ठीक है, तो ये था आज का तथ्य। अब आज आपसे प्रश्न पूछता हूं, जैसे अभी हम लोगों ने स्नो लेपर्ड के बारे में पढ़ा, तो एक योजना है GSLEP। इतना हिंट कर देता हूं कि ये स्नो लेपर्ड के बारे में, हिम तेंदुए के बारे में मेरे को कमेंट करके बताइएगा ये योजना क्या है और कौन कौन इस योजना में शामिल है। तो आज के डेली क्विज में इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आपसे मुलाकात करेंगे अगले डेली क्विज में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।